नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम बेहतरीन होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी क्लास के साथ जुड़ जाइए, उसके बाद हम इस सेशन को आगे ले जाएंगे और क्लास को शुरू करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी प्यारे दोस्तों को राधे राधे और सभी को प्रणाम। जल्दी से आएंगे और क्लास को फिर शुरू करेंगे। एक बार बता दीजिएगा आप सभी प्यारे दोस्तों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं। इस चीज़ की भी आप लोग कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोगों तक आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारे पास आपके कमेंट्स थोड़ा सा रुक गए हैं। एक बार मैं इन कमेंट्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। आपके कमेंट्स थोड़ा सा विजिबल हो जाएं। चलो, हमारे साथ आदर्श जुड़ चुके हैं, प्रियांशी जुड़ चुकी हैं, शैलेंद्र आ चुके हैं, विवेक आ चुके हैं, रोहित आ चुके हैं और दूसरे बच्चे भी जितेंद्र, मनोज, सुमन, ये सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए इस सेशन को अब शुरू करते हैं और क्लास को आगे लेकर चलते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। टॉपिक चल रहा है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसको कहते हैं पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में मैंने आपको कल की क्लास में जो दांत थे हमारे, उनके बारे में हमने चीज़ों को पढ़ा। तो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे दांत होते हैं, इनकी जब हम लोग संरचना के बारे में बात करते हैं तो हम लोग पढ़ रहे थे संरचना किसकी? दांतों की। दांतों की संरचना का अध्ययन हम लोग कर रहे थे कल की क्लास में। दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ठीक है। तो दांतों की संरचना से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? आपको पूछा जाता है कि दांत कितनी लेयर से बने हुए होते हैं। तो कल मैंने बताया था आपको दांतों की लेयर, हमने बात करी थी सबसे ऊपर की लेयर होती है इनेमल, ठीक है, जो कि जंतु शरीर का या मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये इनेमल जो होती है आपकी बहुत मजबूत होने के साथ साथ इसका जो कलर था वो बताया था वाइटिश येलो, यानी कि थोड़ा थोड़ा सफ़ेद पीला। इसके बाद हमने बात करी कि ये आपकी बॉडी के, आपके दांत की ऐसी परत है जो सबसे ऊपर की परत होती है और इसी परत को हम क्राउन ऑफ द टीथ भी कहते हैं। तो जब हम लोग हमारे दांत के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपका जो दांत होता है वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर से आपको बना हुआ नजर आता है। तो आपके दांत की जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसमें ये जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है जिसको हम इनेमल कहते हैं, ये इनेमल जो होती है, ये इनेमल आपके दांत का क्राउन भी कही जाती है। इसी को कहते हैं क्राउन ऑफ द टीथ, ठीक है। इसी को कहा जाता है दांत का ताज, ठीक है। अब ताज हम जब पहनते हैं अपने सर पर, वैसे ही आपके दांत ने पहना हुआ है ये ताज, तो इसको कहते हैं दांत का ताज। तो कई बार आपको आ सकता है क्वेश्चन कि दांत का ताज किसे कहते हैं? क्राउन ऑफ द टीथ किस लेयर को कहा जाता है? इनेमल को ही कहा जाता है, यानी दंत वल्क को ही हम लोग आपके दांत का ताज कहते हैं। और यही दांत की सबसे बाह्य परत है, सबसे ऊपरी आउटर लेयर है, ठीक है। अब इसके नीचे की जो परत है, इनेमल के बारे में कल हम लोग पढ़ चुके थे सारी चीजें। अब इसके नीचे की तरफ चलते हैं और आपके दांत के जो नीचे की परत होती है उसको कहा जाता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ देख रहे हो, तो ये तो इनेमल हो जाती है आप लोगों की, इनेमल है, दंतवल्क, ये तो दंतवल्क हो गया। इसके नीचे ये जो आपको दिख रही है इसको कहते हैं डेंटाइन, इसको कहा जाता है डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन। तो दांत के नीचे यानी इनेमल के नीचे वाली जो परत होती है उसे हम डेंटाइन कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं अब हम लोग किसकी? डेंटाइन लेयर की। अब हम लोग बात करते हैं आपके दांत की एक ऐसी लेयर जो कि डेंटाइन है। तो हेडिंग देंगे हम लोग डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन। तो जो डेंटाइन लेयर होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आप बताओगे कि यह दांत की दूसरी परत है, ठीक है।
तो लिखो भाई, यह दांत की दूसरी परत है, दूसरी परत है, ठीक है। तो आपके दांत की दूसरी परत कौन सी होती है? तो आप बताते हो डेंटाइन। इट इज द सेकेंड लेयर, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ टीथ। तो आपके दांत की सेकेंड लेयर है दोस्त। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि ये किसके नीचे की परत है? तो आप लोग बताते हो कि यह है, इसके बारे में याद रखना, यह है दंत वल्क के नीचे की परत है, यह दंत वल्क के नीचे पाई जाती है। दंत वल्क यानी इनेमल के नीचे होती है तथा पल्प कैविटी के ऊपर होती है, तथा पल्प के ऊपर पाई जाती है। तो ये आपको पूछा जाएगा कि कौन सी परत है जो दांत की ऐसी परत तो इनेमल के नीचे होती है और पल्प कैविटी के ऊपर पाई जाती है। तो यही होती है आप लोगों की डेंटाइन। तो आप लोग बताएंगे इट इज फाउंड या इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट लोअर, लोअर टू इनेमल, लोअर टू इनेमल, इनेमल के नीचे होती है दोस्त, एंड अपर टू पल्प, अपर टू पल्प। तो जो दांत की पल्प कैविटी है उसके ऊपर होती है, ठीक है। तो पल्प कैविटी के तो ऊपर होगी और इनेमल कैविटी के नीचे होगी। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर दिखाया कि दांत की ऐसी परत है जो कि पल्प कैविटी के नीचे ऊपर की तरफ और इनेमल के नीचे, ये वाली लेयर क्या है? पल्प, तो कहते हैं हम लोग पल्प लेयर, ठीक है। अब ये जो पल्प लेयर है इसके ऊपर है डेंटाइन और इनेमल के नीचे है डेंटाइन। तो डेंटाइन को आप लोग क्या कह सकते हो? इनेमल और पल्प के बीच की मध्य की परत भी इसको कह सकते हो, है ना। मिडिल लेयर भी इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट भी एग्जामिनेशन में याद रखना है कि जो डेंटाइन होती है वो यह दंतवल्क के नीचे तथा पल्प के ऊपर पाई जाती है। क्लियर हुआ बात? जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा, विपिन बता रहे हैं कि मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम 4 फरवरी को था, आपकी क्लास से 4 क्वेश्चन आए थे। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। फिर आपने बना दिए थे सारे के चारों के चारों। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम ये भी बताओ विपिन, ठीक है। क्लियर? चलिए आ जाओ, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डेंटाइन लेयर होती है, इस डेंटाइन लेयर की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि ये आप लोगों की इनेमल के नीचे की लेयर होती है, इसका कलर कैसा होता है? इनेमल होती है हल्की हल्की, मैंने कहा सफ़ेद पीली, मतलब हल्का हल्का सफ़ेदपन उसमें होता है, लेकिन ये डेंटाइल पीले रंग की होती है, ठीक है। तो आप लोग बताते हो कि यह है पीले रंग की परत है, तो बताओगे यह है पीले रंग की परत होती, पीले रंग की परत है, ठीक है। तो ये पीले रंग की परत होती है। इट इज येलो इन कलर, इट इज येलो इन कलर। तो ये कैसी होती है दोस्त? येलो होती है कलर में। इट इज येलो इन कलर, यानी रंग में इसका रंग आपको कभी पूछे तो कैसा होता है? पीला होता है इसका रंग, है ना। जब कभी भी हमारे दांतों की जो इनेमल परत है वो हट जाएगी, जब हम ज़्यादा कॉफ़ी चाय का सेवन करेंगे तो कॉफ़ी चाय इनेमल को हटा देती है, तो फिर क्या होता है? हमारे दांत थोड़े से पीलापन लेकर झलकने लगते हैं, पीलापन आपके दांतों में झमकने लगता है। तो प्यारे दोस्त, वो पीली परत जो होती है वो यही होती है डेंटाइन, ठीक है। तो पल्प के नीचे, पल्प के ऊपर वाली और इनेमल के नीचे यानी बिटवीन दोनों के बीच में जो परत होती है वो होती है डेंटाइन। तो डेंटाइन से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ रही हूँ अब मैं, अब अगली परत की तरफ चल रहे हैं, पल्प कैविटी की तरफ, ठीक है। जो दांत की तीसरी परत है पल्प। तो आइए भाई, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं पल्प कैविटी। क्लियर? चलो अब बात करते हैं हम लोग पल्प की, पल्प, ठीक है, पल्प। तो ये कौन सी परत है? पल्प कैविटी। इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये दांत की तीसरी परत है, तो लिखेंगे यह दांत की, यह दांत की तीसरी परत है, तीसरी परत है, ठीक है। तो ये दांत की कौन सी परत है? तीसरी परत। तो बताएंगे इट इज द थर्ड लेयर ऑफ टीथ,
थर्ड लेयर ऑफ टीथ। ठीक है, तो हमारे दांत की कौन सी परत है? तीसरी परत है। क्लियर? अब हमारे दांत की तीसरी परत है पल्प। इस पल्प के अंदर क्या होता है, जब हमारे दांतों की डेंटाइन परत से जो इन्फेक्शन है वो कहाँ पहुंच जाए? पल्प वाले एरिया में। तो यही वो परत है जहाँ दांतों में झंझनाहट होना शुरू होती है। यानी जब दांतों में कैविटी होती है ना, तो पूछा जाता है ना मैम, थ्री पोर्शन में सबसे स्ट्रोंग ऊपरी परत है ना? हाँ बेटा, इनेमल ही सबसे कठोर परत है हमारे शरीर की। हमारी बॉडी के अंदर सबसे कठोर पदार्थ यही है, इनेमल, जो दांत के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये कई बार क्या होता है, धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती है चाय कॉफी का लंबा सेवन जब हम करते हैं लंबे समय तक। तो ये जो परत होती है आप लोगों की पल्प की, अगर बात करें तो तीसरी परत होती है। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि इस परत में तंत्रिकाएं, जो आप लोगों की तंत्रिकाएं हैं, मतलब इस परत के अंदर क्या होता है, जब दांत में ना आपके इन्फेक्शन होना शुरू होता है, तो यही परत होती है जिसके अंदर आपको झंझनाहट शुरू होनी होती है। इस परत के आप लोग लिखोगे दांत के संक्रमण के दौरान, दांत के संक्रमण के दौरान, तो दांत में संक्रमण हो जाता है, दांत के संक्रमण के दौरान इस परत में दौरान, ठीक है, इसी परत के अंदर, इसी परत से दांतों में झंझनाहट शुरू होती है। ठीक है, तो दांतों में झंझनाहट इसी परत से होती है। दांतों में झंझनाहट, झंझनाहट, ठीक है, झंझनाहट शुरू होती है। देखो तुमने कई बार सेंसोडाइन का एड देखा होगा, सेंसोडाइन टूथपेस्ट का। उसमें क्या कहते हैं कि जब भी मैं कोई ठंडा या गर्म चीज़ खाता हूँ तो दांतों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। वो नहीं बोल रही है कि मैम आप सैड क्यों हो? मैं सैड नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है आज फिर से। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या हूँ, टेंशन नहीं हूँ। सर में आज दर्द है मेरा, और सर में दर्द के साथ साथ थोड़ा सा गले में भी दिक्कत है। तुम्हें दिख रही होगी आवाज़ जैसे मतलब जब भी मैं कोई लंबी क्लास ले लेती हूँ ना, तो मेरे गले में दर्द हो जाता है, गले में दिक्कत हो जाती है। उस वजह से थोड़ा सा फिर बोल पाती हूँ मैं, प्रेशर डाल के बोलना पड़ता है मुझे बहुत ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है तो ऐसा लगता है कि फिर थकावट से हो, ये है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। तो दांत के संक्रमण के दौरान इसी परत से दांतों में झंझनाहट होती है दोस्तों। तो आप लोग बताकर चलते हो कि क्या होता है भाई यहाँ, सेंसेशन। तो बताओगे व्हेन टीथ इन्फेक्शन कॉजेज, टीथ इन्फेक्शन होता है जब, है ना, दांतों में संक्रमण हो जाता है, टीथ इन्फेक्शन इज कॉजेज सेंसेशन। जो सेंसेशन होती है दांतों में झंझनाहट, सेंसेशन स्टार्ट्स हियर। ठीक है, तो यहीं से जो झंझनाहट है वो शुरू होती है। सेंसेशन आपका इसी लेयर के अंदर होता है। ठीक है, इस लेयर में जब क्या हो जाता है प्यारे दोस्त, आपका संक्रमण हो जाता है, तो दांतों में झंझनाहट, ऐसे लगता है बड़ा। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? कई बार हम आइसक्रीम खा लेते हैं बहुत ठंडी, तो दांतों में एकदम कैसे चीज सी निकलती है ना, और कई बार गर्म भी लगता है आपके दांतों के अंदर, तो ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब पल्प से इतना आपको पढ़ना है। अब पल्प के बाद आता है दांतों का रूट एरिया। आपके दांतों का आ जाता है रूट एरिया, यानी रूट भाग, तो हमारे दांतों का जड़ भाग। तो हमारे दांत जो होते हैं जड़ भाग वाले होते हैं, जड़ भी होती है हमारे दांतों में, और जड़ों में पाई जाती हैं तंत्रिकाएं, है ना। तो आपके दांतों में देखे, तो आप लोग बताओगे दांतों के इस भाग में दांतों के इस भाग में, इस भाग में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं। ठीक है, तो यहीं पर आपके दांतों के इस भाग में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर? ये तंत्रिकाएं यानी नर्व्स आपको मिलती हैं, और ये नर्व्स जो होती हैं ये आपके दांत में जब दर्द वाली फीलिंग होती है उसको आपको फील कराती है। जैसे कई बार दांत खराब हो जाता है तो दांत में दर्द होता है, वो वाला। तो आप लोग बताओगे नर्व्स, नर्व्स फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ सेल, नर्व्स फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ टीथ, पार्ट ऑफ टीथ, दांत के इस भाग में। ठीक है, आपको क्या मिलती है, दांतों के इस भाग में हमें नर्व मिलती हैं, तंत्रिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं।
अच्छा, जब रूट एरिया होता है तो इस भाग में इन्फेक्शन होने पर ही दांतों में लगातार दर्द होता है। आप लोग बताओगे कि इस भाग में संक्रमण के दौरान, इस भाग में जब संक्रमण हो जाता है तो संक्रमण के दौरान क्या होता है, दर्द होना शुरू होता है। दौरान दांत में दर्द होता है। जब आपको दांतों में लगातार दर्द महसूस होता है तो वो इसी वाले पार्ट में होता है, रूट एरिया में। ठीक है, तो बताओगे व्हेन इन्फेक्शन, व्हेन इन्फेक्शन, व्हेन इन्फेक्शन कॉजेज इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट ऑफ टीथ, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ टीथ, तो क्या होता है, पेन, कॉजेज पेन। ठीक है, कॉजेज पेन। कहते हो ना कई बार मेरे दांत में बहुत दर्द है, तो मतलब वो जो दर्द होता है ना, तो वो आप लोगों का इसी पार्ट के अंदर होता है, इसी वाले रूट एरिया के अंदर ही। अब रूट एरिया को ही डॉक्टर क्या कर देता है, कई बार आपके दांत में जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है या आपके दांत में जो सड़न है, कैविटी है, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डॉक्टर कहता है कि अब दांत को निकालना पड़ेगा। तो डॉक्टर इस आपके दांत को उखाड़ कर फिर एक ट्रीटमेंट करता है जिसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मतलब आपके दांतों की जो जड़ें हैं, आपके दांतों की जड़ों में जो तंत्रिकाएं हैं, इन तंत्रिकाओं को डेड कर देता है जो डॉक्टर होता है। अब जब इन तंत्रिकाओं को डेड कर देगा डॉक्टर, तो आपके दांत में जो सेंसेशन हो रही है, आपके दांत में जो दर्द हो रहा है, वो दर्द होना फिर बंद हो जाता है। फिर आप कुछ भी खाएं, वहां तक पेन आपका पहुंच ही नहीं पाता। तो ये होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ तक आपको याद रखने हैं। अब आ जाओ, बात करते हैं दांत के अंदर सड़न कैसे होती है। अब हम टूथ डीके के बारे में बात करते हैं, दांतों की सड़न के बारे में। क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, दांतों की सड़न। तो जब हमारे दांतों में सड़न होती है जिसको कहते हैं टूथ डीके, टूथ डीके जो होता है ये कैसे होता है आपको पूछा जाता है, दांतों में सड़न। तो जब हम हमारे दांतों के अंदर बात करते हैं तो दांतों में सड़न के लिए जिम्मेदार होते हैं जीवाणु। तो आप लोग बताओगे कि दांतों में सड़न का कारण कौन बनते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। सड़न का कारण जीवाणु होते हैं दोस्त, ठीक है, का कारण कौन होते हैं, जीवाणु। तो ये आपको पूछा जाता है कि दांतों में सड़न का कारण कौन बनते हैं, जीवाणु बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार आपको ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि दांतों में सड़न का कारण कौन बनता है, जीवाणु, विषाणु, कवक, या आपको कोई और कारक लिख कर दे देता है। तो दांतों में सड़न का कारण जीवाणु होता है बेटा। तो आप लोग बताएंगे कॉजेज ऑफ टूथ डीके, टूथ डीके इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से आपके दांतों में सड़न होती है दोस्त, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आपके दांतों में, जब आप मीठा खाते हो ना, तो ठीक है, जब आप मीठा खाते हैं ना प्यारे दोस्त, तो मीठा खाने पर मीठा आपके दांतों में चिपक जाता है, ठीक है, मीठा आपके दांतों में क्या होता है, चिपक जाता है। अब जब मीठा आपके दांतों में चिपक गया तो आप क्या करते हो, आप ब्रश करे बिना ऐसे सो गए। इसीलिए रात को मीठा खाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को जब आप मीठा खाकर सोओगे तो दांत में चिपक जाएगा वो, दांत के कोनों कोनों में। और जब आप पूरी रात सोएंगे तो उस मीठे से बैक्टीरिया पनपेंगे आपके दांतों में, और बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस मीठे को खाना शुरू कर देंगे। और उस मीठे को जब खाएंगे तो बैक्टीरिया बनाएंगे लैक्टिक एसिड। आपके मुंह में बैक्टीरिया क्या बना देते हैं, लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड आपके दांतों की इनेमल परत को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे आपके दांत की पहले इनेमल परत टूटेगी, फिर डेंटाइन परत टूटेगी, फिर पल्प लेयर हटेगी, और इन्फेक्शन रूट एरिया में पहुंच जाएगा। तो ये होता है टूथ डीके, ये होता है दांतों में सड़न का कारण, ठीक है। तो क्यों, आप जीवाणु क्या करते हैं, तो जीवाणु हमारे मुख का पीएच मान गिरा देते हैं। तो जीवाणु लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं। अभी मैंने बताया कि जीवाणु लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, है ना, लैक्टिक अम्ल मुख के अंदर बनाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल बनाते हैं मुख के अंदर, ठीक है, मुख के अंदर लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, क्लियर, जिससे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। भाई एसिड बन रहा है तो एसिड है तो भाई पीएच वैल्यू कम होगी, जिससे मुख का पीएच मान, जो हमारा मुख है, मुख का पीएच मान जो होता है, हमारे मुख का जो पीएच मान है, मुख का पीएच मान
5.6 से, या आप लोग बताते हो 5.5 से, कई जगह 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। इसी से हमारे दांतों में सड़न होनी जाती है। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि हमारे बैक्टीरिया कैसे हमारे मुख को सड़ा, मतलब दांत को सड़ाते हैं। तो जीवाणु लैक्टिक अम्ल निकालते हैं, जीवाणु लैक्टिक अम्ल मुख के अंदर बनाते हैं, जिससे मुख का पीएच मान जो है वो 5.5 से या 5.6 से कम हो जाता है। और जब इससे कम पीएच मान हो जाएगा तो हमारे दांतों में सड़न होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि बैक्टीरिया फॉर्म्ड लैक्टिक एसिड, तो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं हमारे मुख के अंदर, लैक्टिक एसिड इन माउथ, इनटू द माउथ, ठीक है, which causes less pH value of mouth, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लेस pH वैल्यू ऑफ माउथ, ठीक है। तो भाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितना pH मान हमारा कम कर सकते हैं, 5.5 से 5.6 तक pH मान वो हमारे मुख का गिरा देते हैं। इससे नीचे जब pH मान जाएगा हमारे मुख का तो हमारे दांतों में सड़न होना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्लियर? बायोलॉजी का सिलेबस बेटा अभी टाइम लगेगा, फाउंडेशन बैच है। पीएच मान कितना रहना चाहिए? अगर आपको हम लोग बात करें आपके मुख में, अगर आपका जो मुख है, आपके मुख में कौन है, लार, आपके मुख के अंदर होती है दोस्त लार, सलाइवा है आपके मुख के अंदर, और जो सलाइवा है इसका जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। तो आपके मुख का पीएच मान इतना होना चाहिए, होता तो एसिडिक ही हमारे मुख का पीएच मान इतना 6.8, लेकिन अगर कभी आपको पूछे कि भाई कितने कम होने पर, मतलब अगर 5.5 से आपका पीएच मान कम जा रहा है ना मुख का, तो फिर कैविटी होने के पूरे चांसेस हैं। तो लगभग इतना पीएच मान होना चाहिए, इतने पीएच मान पर हमारी इनेमल जो है वो टूटती नहीं है, इसीलिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आपका पीएच मान मुख का 5.5 से कम हो गया तो समझ लीजिएगा कि हमारे मुख की जो इनेमल है वो टूटनी शुरू हो जाती है, और क्या होता है फिर वहां पर इन्फेक्शन होने लगता है। काला काला सा बैक्टीरिया क्या करते हैं, काला काला करके बैक्टीरिया दांत को छेद करना शुरू करते हैं, इसी को हम कीड़ा लगना कहते हैं दांत में, या टूट दिखे दांत का सड़ना कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो ये चीजें भी आपको पेपर में पूछी जाती हैं। अब जब हमारे मुख का पीएच मान इतना हो जाएगा, बैक्टीरिया हमारे दांतों को सड़ाते हैं, अब जब दांत किसी का सड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। दांतों के डॉक्टर कौन होते हैं, जल्दी बताओ, दांतों के डॉक्टर कौन होते हैं भाई? जो दांत होते हैं दांतों के डॉक्टर कौन होते हैं, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ। मैम माई डैड इज कीड़ा खाइंग एंड वो नहीं आइंग, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा है कि मैम माई डैड इज कीड़ा खाइंग और वो नहीं आई, बहुत बढ़िया जयवीर जी, बहुत बढ़िया। अब देखो इधर हमने बात करी यहाँ पर कि अगर हाँ दांतों के डॉक्टर कौन होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात। फिर हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास। अब जब हमें टूथ डीके हो जाती है, डॉक्टर करता है हमारा ट्रीटमेंट, हमारा इलाज, और डॉक्टर जब हमें इलाज करेगा, इलाज में डॉक्टर करता है आरसीटी हमारे दांत की। क्या करता है दोस्त? आरसीटी करता है, आरसीटी। तो पूछ लेता है दांत से संबंधित जो आरसीटी है ये क्या होती है, तो आरसीटी होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। आरसीटी है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी ये आपके दांतों की जो जड़ें हैं, है ना, जड़ तंत्र इलाज जो करेगा डॉक्टर हम लोगों का, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होगा ये होता है आपके दांतों से संबंधित एक ट्रीटमेंट। इसमें क्या करता है डॉक्टर, आपके दांतों की जो नसें उनको ब्लॉक कर देता है, और फिर आपको दांत में दर्द होने की समस्या खत्म, क्योंकि जब दिमाग के सिग्नल ही नहीं भेजेंगे आपके दांत में, तो दांत में कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, ना ठंडे की, ना गर्म की, ना आप लोगों के दर्द की, किसी की कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर? बेटा देखो हमारे जो मुख का पीएच मान है वो 6.8 होना चाहिए, लेकिन अगर 5.6 से आपका 6.8 के बीच में पीएच मान है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं जब 5.5 से आपका पीएच मान मुख का कम हो जाता है तो, ठीक है। क्लियर? चलो
अब चलते हैं आगे की तरफ हम लोग कि यहाँ पर ये जो आप लोगों का आरसीटी होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आपके दांतों के लिए होता है। आपको समझ में आ गया? कभी कभी जब किसी के दांत टूट जाते हैं ना, जैसे कि कोई बूढ़े लोग होते हैं, तो उनको फिर डॉक्टर नकली दांत लगाता है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल टीथ लगाता है। आर्टिफिशियल टीथ किसका बना होता है? आर्टिफिशियल टूथ की जब हम लोग बात करें तो जो नकली दांत होता है ना, वो बना हुआ होता है, आप बताते हैं, जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड, कभी भी आपको पूछे कि नकली दांत किसका बना होता है, तो जिंक ऑक्साइड का बना होता है, जिंक ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, नकली दांत बना होता है जिंक ऑक्साइड का। क्लियर है ना? तो आपने बताया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो नकली दांत को बनाने का काम करता है जिंक ऑक्साइड। क्लियर? और जब आपका दांत नकली लगाया जाता है तो जिंक ऑक्साइड का होगा वो दांत जो लगाएगा डॉक्टर आपके मुख में। प्लस कई बार क्या होता है कि दांत आपका दांत में गड्ढा सा हो जाता है, पूरा दांत नहीं सड़ा, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जो कैविटी थी उसको निकाल दिया और निकाल कर वहाँ एक फीलिंग भर देता है डॉक्टर, एक मसाला सा भर देता है। तो दांत का मसाला किसका बना होता है? दांत का मसाला, एक मसाला सब्जी में डलता है और एक मसाला तुम्हारे दांत में भरा जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं फीलिंग ऑफ टीथ। फीलिंग ऑफ, दांत में भरा जाने वाला जो मसाला है वो कौन सा होता है? तो दांत में जो मसाला भरा जाता है ना, वो होता है मरकरी और पारे का और चांदी का मिश्रण। ठीक है, तो वो होता है आपका मरकरी और चांदी का मिश्रण, जिसको कहते हैं हम लोग चांदी का अमलगम। चांदी का अमलगम, ठीक है, अमलगम। तो आपके दांत में भरा जाता है चांदी का अमलगम। ठीक है, एमलगम ऑफ, एमलगम, एमलगम ऑफ सिल्वर। चांदी का अमलगम भरा जाता है आपके मुख के अंदर। पारे और चांदी को मिलाकर एक सॉल्यूशन, एक मसाला बनाया जाता है, वही आपके दांतों में फिर भरा जाता है। ठीक है ना? क्लियर? हाँ। और कई बार फिर हम रूट कैनाल के बाद दांतों में कैपिंग करवा लेते हैं, जो जिंक होता है, नकली जो जिंक ऑक्साइड का दांत है उसको लगवा लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको दांतों से याद रखनी। दांत खल्लास, दांत हो गए खल्लास। अब चलो आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेक्शन की तरफ, मुख के अंदर जीभ की तरफ। तो दोस्तों आइए और हेडिंग डालिए जीभ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आपकी जीभ। बोले तो टंग, ठीक है, बोले तो टंग, जीभ, सबके मुख के अंदर है जीभ। तो जो जीभ होती है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं, तो टंग से भी आपको क्वेश्चंस बनेंगे। जो जीभ होती है, यहाँ पर आ जाइए, जीभ के बारे में पढ़ते हैं। तो जीभ क्या है आपका, आप जानते हो, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। बताओगे यह एक पेशी अंग है। तो जीभ आपकी क्या है? एक पेशी अंग होती है। जीभ आपकी क्या है दोस्त? एक पेशी अंग है। क्लियर है ना? अ मस्क्यूलर ऑर्गन, अ मस्क्यूलर ऑर्गन। तो जीभ होती है एक मस्क्यूलर ऑर्गन। हमारी जो जीभ है वो एक पेशी अंग है। जीभ के कई काम होते हैं, क्या क्या? अगर हम आपको बताएं तो जीभ क्या क्या करती है, तो बताओगे यह आपके मुख में जो खाना है उस खाने को अच्छे से लार मिलाती है। तो जीभ के अगर हम लोग वर्क की बात करें, अगर हम जीभ के कार्य की बात करें, तो इसके 3-4 कार्य हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसके पहले कार्य के, तो भोजन में लार मिलाने का काम यही करती है। ठीक है, भोजन में लार मिलाना। ठीक है, भोजन में लार मिलाना, किसी का काम होता है भोजन के अंदर लार मिलाना। यही आपके खाने में क्या करती है? लार मिलाती है। ठीक है, तो किसी का काम होता है मिक्स्ड सलाइवा। ये क्या करती है? मिक्स्ड सलाइवा, मिक्स्ड सलाइवा इनटू। तो आपके मुख में जो खाना है, उस मुख में जो लार है वो खाने में मिल जाती है, उसको मिलाने का काम कौन करती है? जीभ करती है। सबसे बड़ी टंग लड़कियों में होती है। हाँ 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 भैया, लड़कियों की जीभ इतनी लंबी होती है। लड़कियों की जीभ इतनी लंबी होती है, कौन सा, कौन सा गलत लिख दिया एक बार बताओ।
भाई कौन सा गलत लिख दिया ये बता दीजिए। अमलगम ऑफ सिल्वर, कौन सा गलत हो गया बेटा इंग्लिश में? हाँ, कौन सा गलत हो गया? सही तो है टंग भी। ठीक है चलो। लड़कियों की टोंग सबसे लंबी होती है, एक बच्चा कह रहा है। ठीक है चलो आओ आगे बात करते हैं, है ना, आगे बढ़े। अब आओ, अब देखो जब हम लोग बात करते हैं कि यही खाने में सलाइवा को मिलाने का काम करती है, दूसरा टेस्ट को फील कराती है, दूसरा है ना स्वाद का पता लगाती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम स्वाद का पता लगाती है। और लड़कियां ही स्वाद का पता लगाने के लिए परफेक्ट होती हैं। लड़कियों को बता दो कोई भी चीज़, बता देंगी अरे वाह चटपटा है, बहुत अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, मतलब सब बता देंगी। ठीक है क्लियर। जीभ एक पेशी अंग है, ठीक है, आ मस्कुलर ऑर्गन। अच्छा एन कहाँ से लग गया इसमें ये? तो ये जीभ क्या होती है? अ मस्कुलर ऑर्गन, एक पेशी अंग है, याद रखना। आ जाओ अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो जीभ है स्वाद का पता लगाती है, स्वाद का पता लगाना। ठीक है, इसका काम क्या हो जाता है? स्वाद का पता लगाना। फाइंड टेस्ट, फाइंड द टेस्ट, ये टेस्ट का पता लगाती है। क्लियर, स्वाद का पता लगाती है कि भैया कैसी है कोई चीज़, खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कैसी है ना। और तीसरा काम इसका होता है बोलना, है ना, बोलने में सहायक। तीसरा काम होता है बोलना या बोलने में सहायक। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? बोलने में सहायक होती है। क्लियर, तो आप बताओगे हेल्प स्पीक, आपको बोलने में मदद करती है ना, स्पीकिंग में आपकी क्या करती है? मदद करती है। क्लियर, ठीक है क्लियर। आगे बात करें। जयवीर जी कुछ मुझे ऐसा दिख ही नहीं रहा जो आप बता रहे हो, आओ आगे बात करते हैं। तो ये काम होते हैं हमारी जीभ के। अब जीभ जो होती है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आपकी जीभ जो है ये स्वाद का पता लगाती है। तो स्वाद का पता लगाने के लिए इस जीभ पर ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे जीभ स्वाद का पता लगाती है? तो भाई हमारी जीभ के ऊपर पाई जाती है टेस्ट बर्ड। हमारी जो जीभ होती है इन पर पाई जाती हैं स्वाद कलिकाएं। दिख रहा है सभी को? तो जीभ पर पाई जाती हैं स्वाद कलिकाएं। ठीक है, हमारी जीभ के ऊपर क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं। तो ये जो टेस्ट बर्ड होती हैं ये हमारी जीभ के ऊपर क्या काम करती हैं? स्वाद का पता लगाने का काम करती हैं। जैसे आप अपनी जब जीभ को देखोगे तो आपकी जीभ पर प्यारे दोस्त यहाँ पर धब्बे धब्बे होते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने दाने होते हैं जीभ पर, पीछे की तरफ वो दाने मोटे होते हैं। तो आगे वाले हिस्से पर ये क्या होते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर छोटे दाने होते हैं, पीछे की तरफ थोड़े मोटे दाने होते हैं। तो आपकी बॉडी, आपकी जीभ पर पाई जाती है पेपिलरी नाम की संरचनाएं, पेपिली नाम की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आ जाओ, अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, अब यहीं से समझकर चलना आप लोग एक चीज। ठीक है, क्या समझोगे कि आपकी जीभ के ऊपर जो पेपिली नाम की संरचना है, ये यहां से इन पर क्वेश्चन बनता है। मैं लिख रही हूं पेपिली। ठीक है, पेपिली आपकी जीभ पर पाई जाती है पेपिली नामक संरचना। क्लियर, तो आपकी जीभ पर क्या मिलती है दोस्त? पेपिली नामक स्ट्रक्चर आपकी जीभ पर पाई जाती है। ये पेपिली स्ट्रक्चर जो है ये 3 भागों में बटी हुई होती है। ये पेपिली स्ट्रक्चर 3 भागों में बटी हुई होती हैं और इन पेपिली स्ट्रक्चर के अंदर ही आपकी टेस्ट बर्ड पाई जाती है। तो पेपर में आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जीभ के अंदर, हमारे जीभ के अंदर कौन सी संरचनाएं हैं जहां टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं? तो आपकी जीभ के अंदर देखो ये है पेपिली, ये है आपकी जीभ के अंदर, माइक्रोस्कोप से लिया गया फोटो है ये। आपकी जीभ में ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, इसको कहते हैं पेपिलरी। ठीक है, ये पेपिलरी जो होती हैं ये पेपिली पर ही आपकी टेस्ट बर्ड पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हमारे जीभ के किस हिस्से पर स्वाद कलिकाएं होती है। ठीक है,
तो स्वाद कलिका जो होती है आपके जीभ पर, वो पैपिली या जिसको आप लोग पैपिला या पैपिली बोलते हो, इससे जुड़ी हुई संरचना पर पाई जाती है, तो टेस्ट बर्ड होती है। क्योंकि इन टेस्ट बर्ड के पास ही आपकी जो तंत्रिकाएं हैं, जो ब्रेन के सिग्नल पहुंचते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो स्वाद को पता लगाने के लिए सिग्नल भेजता है, वो इन्हीं पर जाकर जुड़े हुए होते हैं। तो यहीं से जब आप कुछ खाते हो तो आपको फील आता है उसके स्वाद का, उसकी स्वाद कैसी है ये। तो आ जाइए, अब मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग लिखेंगे कि जीभ पर पैपिली नामक संरचना पाई जाती है। आइए आगे लिखेंगे कि जीभ पर पैपिली नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, नामक संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, जाती है। ये पैपिली नामक संरचनाएं आपकी जो जीभ पर होती हैं, ये क्या करती हैं, स्वाद का पता इन्हीं से लगता है। तो आप लोग बताते हो पैपिली स्ट्रक्चर आर फाउंड ऑन स्किन, ऑन टंग। तो आपकी जो टंग होती है ना, उस पर पैपिली नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना। अब दूसरा पॉइंट, इन्हीं संरचनाओं में या इन्हीं संरचनाओं से, ये जो संरचनाएं हैं, इन्हीं संरचनाओं में, इन्हीं संरचनाओं से स्वाद कलिकाएं जुड़ी हुई, स्वाद कलिकाएं, ठीक है। इन्हीं संरचनाओं से क्या होता है, स्वाद कलिकाएं जुड़ी होती, ठीक है, जुड़ी होती हैं। इन्हीं संरचनाओं से क्या होता है, स्वाद कलिकाएं जुड़ी हुई। तो टेस्ट बर्ड आर, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स आर, टेस्ट बर्ड होती हैं, टेस्ट बर्ड्स आर अटैच्ड विद पैपिली। ये पूछा जा सकता है पेपर में कि टेस्ट बर्ड जीभ पर कौन सी संरचना से जुड़ी होती है या किस संरचना से निकलती है ये स्वाद कलिकाएं। तो पैपिली नामक संरचना से निकलती है ये टेस्ट बर्ड जो होती है, और ये जो टेस्ट बर्ड होती हैं यही फिर आपको स्वाद का पता लगाती हैं, ठीक है। अब ये जो पैपिली नामक संरचना है ना, ये 3 भागों में बटी हुई होती है। तो आपकी जीभ पर ये पैपिली है, ये 3 संरचनाओं में बटी हैं। कौन कौन सी, सर्क्यूमवेलेट एक संरचना है, एक है फोलिएट नामक संरचना, और एक है फ्यूंगिफोरम नामक संरचना। तो ये 3 संरचनाएं हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं हिंदी में, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ। एक संरचना जो ये पैपिली होती है, ये कितने स्ट्रक्चर में बटी होती है, ये 3 संरचनाओं में बटी होती है। पैपिली नामक संरचना ये 3 भागों में बटी हुई होती है। इनके 3 पार्ट होते हैं पैपिली के, कौन कौन से, एक होती है सर्क्यूमवेलेट, ठीक है, सर्क्यूमवेलेट, एक होती है सर्क्यूमवेलेट नामक संरचना, दूसरी होती है फोलिएट, ठीक है, फोलिएट संरचना, फोलिएट। और भैया तीसरी हो जाती है ये आपको दिख रहा है फ्यूंगिफॉर्म, ये संरचनाएं आप याद रखना, ये पैपिलरी से जुड़ी हुई संरचनाएं हैं। तो जो पैपिली है, इसको लिख लेना पॉइंट को। तो पैपिली 3 हिस्सों में बटी हुई होती हैं, आपको पता होना चाहिए, सर्क्यूमवेलेट, फोलिएट और प्यारे दोस्त फ्यूंगिफॉर्म। ये संरचनाएं आपको याद रखनी है ना, ठीक है। अच्छा जी मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। आओ, है ना। चलिए अब देखो इधर, अब यहाँ से हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो आपके पैपिली के 3 स्ट्रक्चर हैं, ये अलग अलग एरिया पर अलग अलग टेस्ट को कवर करते हैं, है ना। अलग अलग एरिया पर अलग अलग टेस्ट को ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी जीभ पर कितने तरीके के टेस्ट हैं जिनको हम फील कर सकते हैं।
तो हमारी जीभ पर प्यारे दोस्त ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 टेस्ट है जिनको हम टेस्ट फील कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारी जीभ पर कितने स्वाद हैं जिनको कितने स्वादों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, या हमारी जीभ पर कितने स्वादों को पहचानने की तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। तो हमारी जो जीभ होती है वो 5 तरीके के स्वादों को पहचान सकती है। जैसे जब हम अपनी जीभ के बारे में बात करते हैं तो हमारी जीभ के सबसे अगले हिस्से पर कौन सा टेस्ट होता है, कोई बच्चा बताएगा? अगर आपके जीभ के सबसे अगले हिस्से की मैं बात करती हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये तुम्हारी जीभ है, ठीक है, ये तुम्हारी जीभ है दोस्त। तो तुम्हारी जीभ का जो अगला हिस्सा है, अगर मैं कहूँ ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको मीठा टेस्ट मिलता है। तो सबसे अगले वाले हिस्से पर आप जो भी कोई मीठी चीज़ खाते हो, जो भी कोई स्वीट रसगुल्ला खाते हो दोस्त, वो यहाँ से आपको फील होगा। फिर आप अपनी जीभ के थोड़े से और साइड वाले हिस्से पर बढ़ोगे यहाँ, तो इन दोनों हिस्सों पर आपकी जीभ के कौन से टेस्ट आपको मिलेंगे? इन दोनों हिस्सों पर आपको नमकीन टेस्ट मिलेंगे मेरे दोस्त। कौन से टेस्ट? नमकीन। तो आपकी जीभ पर आप नमकीन टेस्ट भी ले सकते हो, सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट भी आप ले सकते हो। जब आप और थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर इन हिस्सों पर आपकी जीभ पर आपको एक और टेस्ट मिलेगा। इन हिस्सों पर कौन सा टेस्ट मिलता है? यहाँ पर आपका टेस्ट मिलता है कड़वा, ठीक है, या खट्टा, कड़वा भी पीछे होगा, खट्टा टेस्ट मिलता है। शौर, नींबू जब आप चाट लो तो खट्टा खट्टा लगता है ना, वो मिलता है। और उससे भी पीछे की तरफ जब आप बढ़ेंगे, दिस एरिया, यहाँ पर इस एरिया पर आपको मिलता है कड़वा टेस्ट। यहाँ से आप अपनी जीभ से बिटर टेस्ट को लेते हो, कड़वे टेस्ट को ले पाते हो। तो यहाँ से आपको कड़वा टेस्ट मिलता है दोस्त। अब एक और टेस्ट बचा है जो आपकी जीभ के बीच वाले भाग पर होता है, यहाँ यहाँ पर आपको उमामी टेस्ट मिलता है, उमामी, ठीक है। तो ये एक नया अपडेटेड टेस्ट आया है, उमामी। तो ये पूछा भी गया है आपको 2-3 एग्जाम में कि हमारी जीभ पर, है ना, हमारी जीभ के बीच वाले हिस्से पर कौन सा स्वाद, कौन से स्वाद को पहचानने वाली कलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आप बताते हो उमामी टेस्ट होता है। ये उमामी कैसा होता है? बकबका, तुमने सुना है कभी? बकबका सा टेस्ट होता है, ठीक है ना? ठीक है, राहुल यादव जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया राहुल, राहुल यादव जी बहुत बढ़िया। तो आपकी जीभ पर क्या होता है? बीचों बीच उमामी टेस्ट होता है। टमाटर खाया कभी? टमाटर का टेस्ट ना तो खट्टा ही होता है और ना ही कड़वा ही होता है, अजीब सा लगता है, बकबका सा टमाटर, ठीक है। तो वो जो टेस्ट, जैसे मशरूम, कभी मशरूम खाओ, तुमसे कोई पूछे ना कि मशरूम का कैसा टेस्ट होता है, तुम बता नहीं पाओगे कैसा है। तुम बताओगे थोड़ा थोड़ा कैसा लग रहा है, ना तो खट्टा लग रहा है, नहीं कड़वा लग रहा है, नहीं कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है, नहीं। तो मतलब मशरूम का भी कोई टेस्ट ही नहीं है, उसका भी एक अलग ही टेस्ट है। कभी टमाटर को खाओ, उसका भी एक अलग ही टेस्ट है। तो मतलब ये क्या है? ये उमामी टेस्ट होता है। तो उमामी जो होता है ये भी एक स्वाद है, ये 5वां स्वाद है जो आपकी जीभ पर होता है। तो आपको यहाँ पर देखो ये रहा उमामी, ठीक है, और ये बीच के जीभ के बीच वाले हिस्से पर आप लोग टेस्ट करते हो। क्लियर? आज मैं इतना ही रखने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, मुंह में कच्चा आलू चला जाता है, उसका भी टेस्ट होता है बड़ा अजीब सा, ठीक है। अच्छी जी, आप आज इतना ही रखेंगे, है ना। अब मैं थोड़ा सा आज के लिए इतना ही छोड़ रही हूँ। कल की क्लास में हम लोग भाई इन टेस्ट बर्ड का मैं नंबर और बता दूँ आपको, ये टेस्ट बर्ड कितनी होती है हमारी जीभ पर। तो टेस्ट बर्ड की संख्या और लिख लो। तो ये जो टेस्ट बर्ड होती है ना, इनकी जो संख्या होती है, इनका जो नंबर है वो होता है 2 से 8,000। तो ये 2 से 8,000 होती हैं आपकी जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड। 2 to 8,000 होती हैं, 2 to 8,000, 2 से 8,000 होती हैं आपकी जीभ पर, ठीक है। और इनका ना आपको रिप्लेसिंग टाइम भी पूछ सकता है। ये स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, जो ये टेस्ट बर्ड होती हैं, ये कितने समय में दोबारा से बन जाती हैं? डैमेज हो जाएंगी तो दोबारा बन जाएंगी, हाँ जी। तो इनका पुनर्जनन काल क्या होता है? इनका पुनर्जनन काल, ये कितने टाइम में रीजनरेट हो जाती हैं? रीजनरेट, तो ये रीजनरेट हो जाती हैं लगभग
5 दिन से 1 सप्ताह में, 5 दिन से 1 सप्ताह, ठीक है। तो 5 दिन से 1 सप्ताह में 5 डेज से लेकर 1 वीक, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर ये क्या हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं। जैसे 5 दिन भी लग सकते हैं और एक दिन में, 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। वैसे भी बोल सकते हो 5 से 7 दिन, या सीधा सीधा लगभग 1 हफ्ता में ये दोबारा से बन जाती हैं। जैसे कई बार हम गरम गरम चाय पी लेते हैं तो जल जाती है जीभ, तो गरम गरम चाय पीने पर 2-3 दिन तक उस जीभ से कोई टेस्ट नहीं आता, फिर धीरे धीरे वहाँ की टेस्ट बड रिप्लेस होती हैं तो अपने आप चेंज हो जाता है टेस्ट। फिर आपको कभी बुखार हो जाए, बुखार में भी ये खराब हो जाती है टेस्ट बड, बुखार में हर चीज़ कड़वी लगती है, तो बुखार में जो आपकी पिछली टेस्ट बड है जहाँ से कड़वा टेस्ट आता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है ना, सिग्नल वहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं। तो बस आप कुछ भी खाएं वो कड़वा ही कड़वा लगता है, बॉडी आपकी ऐसी हो जाती है, सिग्नल ऐसे भेजता है दिमाग कि बुखार में कुछ भी खाओ फिर वो कड़वा ही कड़वा लगता है ना। इसीलिए बुखार में हर चीज़ कड़वी लगती है। ये बुखार से भी डैमेज हो जाती हैं, गर्म खाना खाने से डैमेज हो जाती हैं, ये वापस से फिर रिपेयर भी हो जाती हैं। जब हमारा बुखार ठीक हो जाता है ये वापस से रिपेयर हो जाती हैं फिर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा, कल मैं आपको लार के बारे में बताऊंगी। कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सलाइवा। तो देखो कितना बड़ा चैप्टर है ये भी, एक एक करके चीज़ों को समझाओ तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। चलो सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। लार, आपके मुख में जो लार होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। लार का पीएच मान कितना होता है, लार कितनी ग्रंथियों से निकलती है, कौन सी ग्रंथि सबसे ज़्यादा लार बनाती है, कौन सी सबसे कम बनाती है, लार में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, है ना, लार के संगठक, लार में एंजाइम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। मस्कुलर सिस्टम तो करा दिया बेटा, पेशी तंत्र जिसमें आपने अपनी मसल्स के बारे में पढ़ा था। जब मैंने स्केलेटल सिस्टम कराया था उसके बाद मस्कुलर सिस्टम भी करा दिया था, ठीक है। क्लियर। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप रेस्ट करो, थोड़ा सा मुझे भी आज रेस्ट करना है, आज अजीब सा दर्द है गले में मेरे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।